हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाओ आ जाओ। तो भाई स्टार्ट करें। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पे भाई भरी दोपहर में 3:30 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आप ही ने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रखी है और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भाई आप ही ने गुलाम वंश है वो कल कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग खिलजी वंश शुरू करेंगे और आज की क्लास के अंदर ही समाप्त कर देंगे भाई। गुलाम वंश हमने 2 क्लासों में किया था लेकिन खिलजी वंश एक ही क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। खिलजी वंश इतना बड़ा नहीं सीखे, इसके अंदर सिर्फ 2 ही मेन शासक है, एक जलालुद्दीन खिलजी एक अलाउद्दीन खिलजी, और इससे अलग इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। कल हम लोग तुगलक वंश स्टार्ट करें। तुगलक वंश 2 क्लासों में खत्म होगा। फिर उससे अगले कौन सा हो जाएगा तुम्हारा सैयद वंश, फिर लोधी वंश, यानी इस वीक में तुम्हारी दिल्ली सल्तनत पूरी। ठीक है। फिर अगले वीक में 3 से 4 क्लास में मुगल सल्तनत पूरी और फिर तुम्हारी जीके की कंप्लीट सीरीज हो जाएगी समाप्त। ठीक है। तो देखो भाई खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं भाई। खिलजी वंश आपका कब आया था? मैंने आपको कल भी बताया था 1290 से लेकर कब से 1290 तक तो कौन सा रहता था? गुलाम वंश। और आपका 1320 तक लगभग आप बोलोगे तो लगभग 30 साल तक आपका किसका शासनकाल रहा था? खिलजी वंश का शासनकाल रहा था। और इस 30 सालों के अंदर भी 20 साल तक जो शासनकाल रहा था वो अलाउद्दीन खिलजी का रहा था। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? कैसे कल्पना करें इसकी? तो कल्पना अपने लोगों ने अगर पद्मावत मूवी देखी है, देखी होगी सभी साथियों ने पद्मावत मूवी। तो पद्मावत मूवी के अंदर जो 2 चोटियों वाला है ना, जो रणवीर सिंह है जो उसका रोल निभाने लग रहा है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का, तो उसको इमेजिन कर लो। ठीक है, वही अलाउद्दीन खिलजी है। तो 30 के अंदर से लगभग 20 साल तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और उसका जिसको जो करता चाचा जान उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों नाम दिमाग में सेट। देखो ऐसे कल्पना करके चलोगे तो आपकी चीजें इजीली याद रहेंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो देखो भाई खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई? लिखेंगे सभी साथी। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी भाई? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा क्या है खिलजी वंश की स्थापना करी गई थी। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था खिलजी वंश की स्थापना किसने करी। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ठोक जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी याद रखो, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो किसने स्थापना करी भाई? जलालुद्दीन खिलजी ने भाई इसकी स्थापना करी। जलालुद्दीन खिलजी। इसके द्वारा किसकी स्थापना करी गई? तुम्हारे खिलजी वंश की स्थापना करी गई। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। इसने एक उपाधि भी धारण करी थी। उपाधि का मतलब खुद को अपने आप ऑटोमेटिक उपाधि दे लेते हैं, मैं तो यार इतनी बड़ी तोप हूं। ठीक है। तो इसने अपने आपको किस चीज की उपाधि दी? इसने अपने आपको दी शाइस्ता खान की। मैं तो शाइस्ता खान हूं। जैसे मैंने आपको भी नहीं बताया पिछली क्लास के अंदर भाई, एक व्यक्ति तो था गुलाम वंश का, नाम बताओ आप लोग, जिसने अपने आप को किसकी भाई भगवान की मैं परछाई हूं, भगवान का मैं दूत हूं। ठीक है। इस चीज की उपाधि दी थी, याद करो, पिछली क्लास के अंदर ही बताया था। ठीक है। तो इसी टाइप से इसने अपने आप को उपाधि दी किस चीज की? शाइस्ता खान की। इसने अपने आप को उपाधि दी मैं शाइस्ता खान हूं। इसका मतलब क्या? जिसका कोई मतलब नहीं, बस अपने आप को उपाधि दे दी मैं शाइस्ता खान हूं। ठीक है। मैं खन्ने खान हूं, मैं मतलब फिल्टर पाड़ में हूं। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जो सल्तनत काल का मतलब जो दिल्ली सल्तनत है जिसके अंदर 5 वंश थे मेनली, सख्त साल होना मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया थे। तो सल्तनत काल का सबसे जो बुजुर्ग शासक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था भाई। ठीक है। तो सल्तनत काल था ना, उसका सबसे बूढ़ा शासक था भाई ये। मतलब कि बाकी सारे शासक थे, जैसे मान लिया कोई भी मान लो तुम अलाउद्दीन खिलजी मान लो, या और भी जो अगर तुगलक हो रहा होंगे, इससे पहले जो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ये जितने भी थे इल्तुतमिश वगैरह, ये सारे जवान थे। लेकिन ये सबसे बूढ़े शासकों के अंदर शुमार था। तो ये प्रश्न एज इट इज इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक कौन सा था? तो आप लोगों को ठोक के आना कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी क्या है? सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान रखा करो यार, ये बेफालतू के कमेंट ना करा करो प्लीज, इट्स सिंपल रिक्वेस्ट। फ्लो टूट जाए मेरा पढ़ाने का। ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई सभी साथियों के? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्या हुआ? एक विद्रोह हुआ भाई। जो एक खिलजी वंश था, इसी वंश के अंदर एक विद्रोह हुआ जिसको बोलते हैं मलिक धज्जू का विद्रोह। जो कि जिस टाइम ये शासक मतलब इसके हाथ में गद्दी आई थी 1290 के अंदर, उसी टाइम पर ये विद्रोह हुआ था। ठीक है। किसका? मलिक धज्जू का विद्रोह। बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया और जो ये था क्या नाम है जलालुद्दीन खिलजी, इसका एक बेटा था जिसका नाम था अरकली खान। ठीक है। और उसको मतलब ये जो शासक था जिसने विद्रोह किया था, इसको उसके संरक्षण में छोड़ दिया। भाई तू मेरा बेटा है तो इसको कंट्रोल कर, ये जो मलिक धज्जू है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि मलिक धज्जू का विद्रोह किसके समय पर हुआ था? तो जलालुद्दीन खिलजी। मलिक धज्जू का विद्रोह हुआ कब हुआ भाई? जिस टाइम ये शासक बना था। शासक कब बना था? 1290 के अंदर। तो 1290 के अंदर ये विद्रोह हुआ था और उसके बाद क्या जलालुद्दीन खिलजी ने अपना इसका जो बेटा था, क्या नाम था, अरकली खान, उसके संरक्षण में इसको सौंप दिया। ठीक है। बाद में विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है। विद्रोह को दबा दिया और अपने पुत्र अरकली खान के संरक्षण में इसे छोड़ दिया। इसे किसको? मलिक धज्जू को छोड़ दिया। इसे छोड़ दिया भाई, बेटा तू हैंडल कर इसकी। ठीक है। इसकी विद्रोह आपने दबाया दिया है, गणा चोड़ पाड़ा था। ठीक है। अब तेरे संरक्षण के अंदर, तेरे कंट्रोल के अंदर ये चीज रहेगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम होता है। मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक धज्जू का विद्रोह बहुत बार पूछा गया है। ठीक है जी। इसी के टाइम पर मंगोलों का आक्रमण भी हुआ। मंगोल कौन थे जी? मैं आपको पिछली क्लासों के अंदर बता चुका हूं। जो ये रसिया साइड का जो इलाका था, जो चीन के ऊपर, ये रसिया साइड का इलाका था, चीन साइड का, ये लोग हैं, इनको मंगोल बोलते थे। मंगोल इनकी जाति होती थी। ठीक है। और ये भारत के ऊपर अटैक करते रहते थे कब्जा करने के लिए। ठीक है। तो इसके टाइम पर मंगोलों का अटैक भी हुआ। साल 1290 के अंदर इसके हाथ में सत्ता आई थी और इसी से 2 साल बाद करीबन 1292 के अंदर है यहां पर मंगोलों का अटैक हुआ। लेकिन इसकी एक खास बात थी, ये डरता बहुत था। डरता कैसे? इसकी फटती थी कि वहां भाई युद्ध के अंदर जाऊंगा तो क्या पता भाई मंगोल मेरे को मार दें, मेरी सत्ता अच्छे से ली जाए। तो इसने एक प्रिंसिपल अपना रखा था। प्रिंसिपल का मतलब इसने एक सिद्धांत अपना रखा था कि कोई भी अगर मेरे यहां पर लूट मार करता है तो उसको लूट मार करने दो। कोई भी अगर मेरे यहां पर आकर युद्ध करता है तो उसको युद्ध करने दो। उसकी जो डिमांड होती है उसको वो चीजें दे दो।
ठीक है, मतलब इतना इसने फ्रेंडली बिहेवियर कर रखा था, फ्रेंडली मतलब एमिएबल, एंटोनिम सिनोनिम पढ़ना कभी, ठीक है, इतना इसने वो कर रखा था। ठीक है, चीजें समझ में आई। मैंने क्या बोला भाई, कोई भी आता था तो उसको ये बोलता था कि आओ आओ। अर्चनता भी ये सोचने लगी यार पता नहीं कैसा शासक है भाई। अगर आप खुद सोचो अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता, आप राजा हो, तो यार सीधी सी बात तो ये भी आप भी युद्ध के अंदर उतरो, आप उसको हराने का प्रयास करो, और आप उसको हराने की बजाय आप उसको आजा भाई लूट मार कर ले मारा, ठीक है आजा मैं मना राजा। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो जनता तो ऐसी बोलेगी ना पता नहीं कैसा राजा है। तो ये भी सेम इसी टाइप की हरकतें करता था कि अब जैसे मंगोलों ने इसके ऊपर अटैक करा 1292 के अंदर, ठीक है, लूट मार के उद्देश्य से उन्होंने कराया था, या लूट सारा माल लूट के ले जाए। तो इस महारथी ना नु कौन पे उनती हरा दूं अपनी जनता की रक्षा करो है, बोले कर लो लूट मार, हमने जितना लूटना लूट लो, और मैं तो उनको हूं हमारे रहने लग जाओ। स्पेशल उनके नाम से एक शहर भी बसा दिया जिसका नाम था मंगोलपुरी, ठीक है, मंगोलपुरी नाम से शहर बसा दिया उनका। मंगोलों ने अटैक करा उन्होंने का शहर बसा दिया, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी भाई, मंगोलों ने अटैक किया, मंगोलों ने अटैक किया भाई, कब किया भाई 1292 के अंदर अटैक किया, यानी कि 2 साल बाद, और इसने तो क्या है उनका शहर ही बसा दिया जिसका क्या नाम था मंगोलपुरी भाई, मंगोलपुरी शहर बसा दिया। तुम इधर ही रह लो के बार बार लूट मार मचानी, इधर ही रह लो, तारा तो स्पेशल खातर घर बनवा दिए, सारी फैसिलिटी दे दी, तुम इधर ही रहो, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है। देख लो ऐसा ऐसे मान शासक देखे इतिहास के अंदर ये था भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब इसका एक भतीजा होता था भाई, ठीक है, ये जो आपका जलालुद्दीन खिलजी था इसका एक भतीजा भी था भाई जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी भाई इसका पिता एक्सपायर हो गया था बचपन का में, इसका पिता एक्सपायर हो गया था, तो इसका मेनली पालन पोषण है वो जलालुद्दीन खिलजी ने ही कराया था, ठीक है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का ये चाचा लगता था, ये क्या था, इसका चाचा लगता था, ठीक है, चाचा जान इस तरीके से लगा रहता था ये, चीजें समझ में आई। इसके अलावा जो जलालुद्दीन खिलजी के वो क्या खास बात, इसकी बस थोड़ी सी मेन जो अपना जो मेन आज का जो कैरेक्टर हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का तो सिर्फ ये मोटा मोटा किस्सा है, और जलालुद्दीन खिलजी से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ इतना ही पूछता, ये जो हल्की फुल्की चीजें अभी मैं आपको करवाने लग रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था वो कौन कौन था, इसके दरबारी कवि थे वो कौन कौन थे, उनके नाम और लिखो। तो इसके मेनली भाई 2 दरबारी कवि थे, मेनली 2 थे, एक का नाम था हसन देहलवी, ठीक है, दूसरे का नाम था अमीर खुसरो, ठीक है। एक का नाम क्या था हसन देहलवी, और सेकंड का नाम क्या था भाई अमीर खुसरो। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो जलालुद्दीन खिलजी का भी था और अलाउद्दीन खिलजी का भी था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी यही दरबारी कवि था, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा ना भाई इसी का था, मतलब खिलजी वंश के अंदर यही मेनली दरबारी कवि था अमीर खुसरो, ठीक है। वंश के टाइम पर पूछ लिया, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर कौन था, अमीर खुसरो ही दरबारी कवि था, ठीक है जी बिल्कुल। ये अमीर खुसरो को मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसने देखो लगभग 8 सुल्तानों का इसने दरबार देखा था, 8 सुल्तानों का दरबार, मतलब 8 अलग अलग सुल्तानों के पास इसने काम किया था, 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, दरबार देखा था, ये पूछा गया है कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का दरबार देखा था इतिहास के अंदर, तो इसने लगभग 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड। क्या हुआ नीरज सर बायोलॉजी का एडिटर नोट्स डाल दो भाई। देखो जो पुराने बैच हैं दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे ग्रुप डी, उनके अंदर तो डले हुए हैं, जो नए बैच है सीईटी मेंस हो गया, सीईटी ग्रुप डी हो गया, उनके अंदर अभी नहीं डले भाई। जब बायोलॉजी का मतलब ये समझ लो 1-2 दिन की क्लास और है उसके बाद आपके डल जाएंगे, मेरे हिसाब से शायद कल ही डल जाएंगे, ठीक है, कल डल जाएंगे आपके बायोलॉजी के, ओके। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी पोइट अमीर खुसरो 8 सुल्तान, हाँ ठीक है, डल जाए भाई, बार बार कमेंट ना करें, ब्लॉक मार दूंगा, वेरी गुड, ठीक है। अब इसकी पुस्तकें भी पूछ लेता है कई बार, अमीर खुसरो है इसकी पुस्तकें भी पूछ लेता है एक आधी बार, हालांकि सिर्फ आपको 2 ही पुस्तक याद रहे, एक का नाम किरान उस सादेन, क्या नाम है किरान उस, कुरान ना लिखियो, किरान उस सादेन, एक बुक का नाम तो ये है जो कि किसकी है अमीर खुसरो की है। दूसरी बुक कौन सी है, दूसरी बुक का नाम है खजाइन उल फुतू है, क्या है दूसरी बुक इधर लिख दूं, खजाइन उल फुतू है। ये 2 इसकी मेन बुक है, ठीक है। नाम रखो याद ना रखो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पता पूछ ले क्या पता ना भी पूछे, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। इतनी चीज समझ में आई भाई, एक बार के लिए सभी साथी बताओ, जज मेरी तरफ से जोड़ा भर के प्रणाम, प्रणाम भाई। सर फेज 13 तरफ से ग्रेजुएशन और 10th लेवल के क्वेश्चन भाई ईसाना कल डल जाएंगे, 10th लेवल के क्वेश्चन कल 11 बजे है, फेज 13 के 10th लेवल के क्वेश्चन की वीडियो डल जाएगी, ठीक है। अरे भाई वही तैयार करता हूं यार मैं, अब तुम बोलते हो कि 11 बजे क्लास नहीं लेते आप भाई, आपको पता नहीं बैकएंड पे बहुत काम चलने लग रहे हैं अभी, जब तुमको मतलब 1-2 महीने के बाद बहुत अच्छे से सरप्राइज मिलेंगे तो उनके ऊपर काम चलने लग रहा है भाई। कोई भी काम एक दिन में थोड़ी ना होता है, धीरे धीरे चीजें चलती है। अब जैसे तुम्हारे फेज 13 के क्वेश्चन ये भी बैकएंड पे चलते हैं, तुमको क्या पता, पूरे दिन का फेज 13 के क्वेश्चन ही ढूंढने लग रहा था 10th लेवल के, ठीक है। तुमको तो ये लगता है पूरा दिन खाली बैठा, दिन में क्लास ले लिया फिर सो जाए यो काम करूँ भाई। सुबह 6 बजे उठा था, रेल बढ़ रही है सुबह 6 बजे की, ठीक है। चलो आगे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो अमीर खुसरो था इसकी 2-3 और खासियत थी भाई, ये मेनली अपनी जो भी कविताएं होती थी या जो भी अपना मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी को कुछ भी अपनी कहानियां सुनाता था तो उसके अंदर खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग करता था, खड़ी हिंदी बोलते थे उसको, उस टाइम हिंदी नहीं उसको हिंदी बोलते थे पुराने समय के अंदर, वर्तमान में तो हिंदी बोल सकते, उस टाइम हिंदी बोलते थे, ठीक है। तो यानी खड़ी बोली हिंदी का ये प्रयोग करता था और इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी ने इसको एक नाम दिया जिसका नाम था तोताए हिंद।
जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि किसको इतिहास के अंदर तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को क्या तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि खड़ी बोली इंदवी का प्रयोग करता था। ठीक है, सभी साथी लिखेंगे ये किसका प्रयोग करता था, ये खड़ी बोली इंदवी का प्रयोग करता था। खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग करता था और इसीलिए इसको क्या बोला, इसीलिए इसको तोता ए हिंद के नाम से जाना गया। तोता ए हिंद के नाम से जाना गया। चीजें समझ में आई? क्योंकि ये इसको क्यों जाना गया तोता हिंद के नाम से, क्योंकि खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग करता था अपनी कविताओं के अंदर, इसीलिए इसको तोता हिंद। एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि किसको तोता हिंद के नाम से जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? जलालुद्दीन खिलजी का, बाद में अलाउद्दीन खिलजी का, यानी खिलजी वंश का मेनली दरबारी कवि था। 8 सुल्तानों के टाइम पर, यानी इसने 8 सुल्तानों का टोटल दरबार देखा था। तो ये चीजें दिमाग के अंदर आपको सेट रखनी है। ठीक है जी, ओके जी, बस इसके बारे में इतना ही याद रखना, इसका खेल हो गया खत्म। उसके बाद 1296 के अंदर क्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। ये भी एक कहानी आपको भी सुनाता हूं। ठीक है, बढ़िया सी कहानी, मजा आएगा आपको कि हम इसकी हत्या कैसे हुई थी। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। और ये हत्या करी किसने? खास बात है भाई, इसी का जो भतीजा था, इसी का जो भतीजा था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसी के द्वारा ये इसकी हत्या करी गई भाई, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, ये हत्या करी गई और इसका रोल हो गया खत्म। बस इसका इतना ही रोल था, इसके बारे में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब इसकी हत्या हुई कैसे थी भाई, हत्या के बारे में देखते हैं हम लोग। जो अलाउद्दीन खिलजी था ना भाई, उसका दिमाग में इसका पास एक रहा करता, उसका नाम तो था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी नाम का एक व्यक्ति तो रहता था अलाउद्दीन खिलजी के पास। और ये जो जियाउद्दीन बर्नी था, ये ऐसे बोला कि बेटा अलाउद्दीन, तेरे अंदर बहुत क्षमता है और तू कुछ भी कर सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के अंदर दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट घुस गया। तो बोला मैं तो ऐसा सिस्टम करूंगा कि भारत की जीत की और दिल्ली के ऊपर मेरा किसी चिल्लान छोड़ दूंगा जो दिल्ली का शासन कंट्रोल करेगा, और मैं तो पूरा मतलब सिकंदर की तरह पूरा मतलब कि धरती के ऊपर कब्जा करूंगा, धरती के ऊपर शासन करूंगा। तो इसका जो साथी था जियाउद्दीन बर्नी, वैसे बोला बेटा पहले भारत के ऊपर तो कब्जा कर ले, धरती के ऊपर तो शासन हो जाएगा, भारत के ऊपर तो कर। फिर ऐसे बोला भारत के ऊपर कैसे करूं? बोला भारत के ऊपर अगर कब्जा करना है तो पहले तो तुझे तेरे मतलब चाचा को पद से हटाना पड़ेगा। ये बात बोलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने गेटी पकड़ ली थी जियाउद्दीन बर्नी की। बोला तो मेरे चाचा खिलाफ बोला है। फिर बर्नी ने बोला बात तो सुन ले काका पूरी, तेती को नुका तुझे मार के गद्दी बताटा, डायरेक्ट गद्दी बता दे, जनता ने उसका विरोध में खड़ा कर दे, ऑटोमेटिक गद्दी बता जाएगा। तो बोला फिर कैसे करूं? तो उन्होंने बोला भाई उसके लिए चाहिए अपना बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पैसा। ठीक है जी, पैसा कहां से आएगा जी? पैसे के लिए वहां पर एक स्टेट होता था, उसका नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं है, तो उसका नाम तो था क्या था, वो मतलब एक जगह थी साउथ इंडिया के अंदर, और उस जगह के अंदर बहुत ज्यादा पैसा था भाई, मतलब पैसा मतलब लोगों में जमीन में गट रहा था, मतलब वहां के लोग ही अमीर थे। तो अलाउद्दीन खिलजी स्पेशल वहां पर गया, और हालांकि उस जगह को आज तक कोई भी नहीं लूट पाया था, और ये वहां पर गया सेना को लेकर और वहां से माल लूट लिया इसने। जितना भी सोना था करीबन ये माना जाता है कि 96 टन सोना इसने वहां से लूटा था, और इतना सोना तो बहुत हो गया भाई। और आते हुए रात मतलब जहां से भी आया, जहां पर भी इसकी प्रजा थी, सारा सोना इसने बांटा। हाँ, तना हार पसंद है ले हार ले तना चूड़ी पसंद है ले चूड़ी ले सोना के ले, तना गुट्ठी पसंद है गुट्ठी ले, चैन ले, मतलब जो भी सोने का सारे बांट दिए बांट दिए। अब जनता को क्या मतलब, जनता को तो फ्री की चीजें पसंद है, मान रहे हो? अब जनता को ये नहीं पता कि ये फ्री की चीजें आज मिलने लग रही, कल को तुम्हारे अंदर से निकाली जाएंगी। अब आप लोग ये सोचते हो कि हमको फ्री में राशन मिलता है, और अभी जैसे लाडो लक्ष्मी योजना चलाई, आप लोग सोच रहे फ्री में महिलाओं को 21 रुपए मिल जाएंगे, मौज होगी मौज होगी। लेकिन ये सोचना ये रुपए तुम्हारे अंदर से निकाले जाएंगे। कल को ये जो तुम्हारी सब्जियों के रेट महंगे होंगे, या और भी जो चीजें तुम्हारे ऊपर जीएसटी और फलाना ढिमकाना जो टैक्स लगने लग रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ये यहीं से रिकवरी करी जाएगी भाई। फिर इनकम टैक्स बढ़ेंगे, ठीक है, ये यहीं से रिकवरी मारी जाएगी तुम्हारी, जो तुम्हारी फसलों के दाम ये कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो तुम है ना थोड़े से जागरूक बच्चे बनो भाई। अब सारी महिलाओं के अंदर खुशी की लहर, लाडो लक्ष्मी को 21 रुपए मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, 21 रुपए मिलेंगे। तुम 21 रुपए की बजाय तुम ये बोलो ना हमको रोजगार दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 21 रुपए रखो, हमको 21 रुपए में जॉब दे दो, हम 21 की सैलरी में कर लेंगे, हमसे मतलब गवर्नमेंट जॉब दे दो हमको 21 रुपए के अंदर। तुम जॉब मांगो, काम मांगो, फ्री में 21 रुपए वो तुमको खराब करेंगे भाई। फ्री में 21 रुपए, उनका तो वोट बैंक बनने लग रहा है। अब तुम बन जाओगे उनके अंदर, ओ भाई यार सरकार तो बहुत बढ़िया 21 रुपए दे दी, 21 रुपए दे दी, लेकिन ये नहीं देखने लग रहे 21 रुपए आए कहां से हैं और तुमसे कैसे निकाले जाएंगे। उन्होंने पूरी प्लानिंग बना रखी है। कोई भी योजना बनती है ना, वो ऐसे नहीं बनती भाई। जो विशिष्ट जो लोग हैं उनको बिठा के बनाई जाती है कि यहाँ पे जनता को 21 रुपए बांटने हैं, तो रिकवरी कहां से करेंगे भाई? तो खुद बताते हैं अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, खुद बताएंगे यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे, सब्जियों के दाम थोड़े बढ़ा देंगे, थोड़ा पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे, यहाँ से रिकवरी मार लेंगे, वहाँ से रिकवरी मार लेंगे, ऐसे रिकवरी मारेंगे। जीएसटी थोड़ा और बढ़ा देंगे, अभी 18% 20% कर देंगे, वहाँ से रिकवरी हो जाएगी। सारी प्लानिंग बन के चलती है, ऐसे नहीं होती। ठीक है, फ्री में राशन बढ़ने लग रहा है, ये कहाँ से है? ये जीएसटी बराबर बढ़ने लग रही, जनता यहाँ से आने लग रहा है, फ्री का राशन टैक्स बढ़ने लग रहे। ठीक है, तो ये मत सोचा करो फ्री की कोई भी चीज़ मिले उसका विरोध करा करो, उसके बदले में चीज़ बोला करो हमको काम दे दो। अब जैसे बिहार के अंदर इलेक्शन खूब चीज फ्री में बटेंगी, दारू फ्री में बटेगी, 10-10 हज़ार रुपए देखिए घोषणाएं, 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे, सरकार बनते ही हर विधवा महिला को गवर्नमेंट जॉब दे देंगे, ये होते ही जितने भी वो महिलाएं उनके घर में हर एक के घर में एक सरकारी नौकरी हो जाए। आप खुद सोच के देखो भाई, आप मतलब थोड़े समझदार हो गए तो आप खुद सोचो कि क्या हर एक मतलब कि महिला के घर में या फिर हर एक व्यक्ति के घर में गवर्नमेंट जॉब मिलना संभव है? इतनी वैकेंसी नहीं कहां से देंगे? ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। ठीक है,
महिलाओं खत्म 10,000 रुपये, अब तो डाल देंगे 10,000 रुपये, डाल के भी दिखा देंगे, पाँच रिकवरी तुमसे ही करेंगे, टेंशन मत लो, डंडे मार मार निकलवाएंगे सारे 10,000। ठीक है, तो थोड़े है परिपक्व हो, सवाल करना सीखो कि भाई हमको नहीं चाहिए फ्री में रुपये, हमको नौकरी दो, हमको रोजगार दो, या हमको कोई और काम दो, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, प्राइवेट जॉब दिलवा दो, कोई और काम धंधा लगवा दो, और नहीं तो नदी का घास पड़वा लो, उसके रुपये दे दो, वो काम दो, वो तो है को नहीं बेफालतू की उल्टी चीज़ जमा। तो जैसे ये आया वापस ने फ्री में चीज़ें बांट दी, जनता खुश होगी कि वाह अलाउद्दीन खिलजी तो भाई बहुत बढ़िया, अलाउद्दीन खिलजी के जयकारा के नारे लगे। और यही बात किसको पता लगी, यही बात जलालुद्दीन खिलजी को पता लगी, यानी जो इसका चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसको पता लगी अलाउद्दीन खिलजी ने तो मोटा हमारे खूब पैसा लूटा है। जलालुद्दीन खिलजी ने पैगाम भिजवा दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास, बेटा इधर आ जा, दिल्ली आ जा वापस, ठीक है, जितना माल लेके आया सारा माल लेके आ जा वापस इधर। जलालुद्दीन खिलजी ने बोला चाचा जान आप आ जाओ, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, थोड़े और कामों के अंदर बिजी हूं। तो जलालुद्दीन खिलजी चल गया अलाउद्दीन खिलजी से मिलने, और पता को नहीं एकदम इसका दिमाग में के घुसी, इसका दिमाग में जियाउद्दीन बनने वाली बात दिमाग में याद आ गई। तो बोला इसकी गद्दी पता लाना पड़ा जितना राजा बनेगा। तो उस टाइम मिलन आया, दोनों कोई सा सेना कौन लेकर नदी का किनारा मिले थे, गोदिया चक्कू नेड़ काट दी, और उसकी नेड़ मतलब अलग हुई भी कौन थी, उसका मतलब ताज तार की खुद ना पहन लिया था, इतनी भूख हो गई थी इसका मैं तख्त की। ठीक है, तो ये चीज़ बोली जाती है इसके बारे में भाई। तो यहाँ पर आपका जो मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी है उसका रोड़ा गया यहाँ पर खत्म, और उसके बाद जो इसकी बेटी थी उससे मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो अपने चाचा की बेटी से शादी करने लग रहा था। ये मुगलों के टाइम पर उधर यही सिस्टम चलता था, ये को देखा करते चाचा की चोरी है, बुआ की चोरी है, मामा की चोरी है, सबका गल ब्याह चला करते इनका सिर्फ ये रूल है जो मतलब मैंने किताबा का मैं पढ़ा कि जो अपना जो सगा भाई या बहन है ना वह मतलब बहन है और बहन नाम को नहीं आते, जो अपना हिंदू धर्म तो है, जैसे अपना मामा की लड़की है, बुआ की लड़की है, चाचा की लड़की है, तो वो भी सारी अपनी बहन मानी जाएगी। और तो अपना जो गोत्र है उस गोत्र की भी अगर कोई लड़की है तो वो भी अपनी बहन मानी जाती है। ठीक है, जैसे आपका कोई भी सरनेम है, ठीक है, जैसे मान लिया अभी जैसे किसी का सरनेम देखता मैं तरुण चोपड़ा है, तो इस चोपड़ा जैसे चोपड़ा सरनेम के जितने भी सारे आपस में भाई बहन माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सरनेम है वो भी भाई बहन माना जाएगा। लेकिन इनके यहाँ पर होता है जैसे मान लिया मैं हूँ तो मेरे घर में जो अगर मेरी जो सगी बहन है ना, जो मतलब मेरे मम्मी पापा जिसका जन्म है जो वो मेरी बहन है, सिर्फ वही मेरी बहन होगी, इसके अलावा चाचा बुआ मामा की कोई भी लड़की है तो वो बहन नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर इनका ये रूल होता था, तो इसलिए इसने क्या अपने चाचा की लड़की से शादी कर ली थी। आई चीज समझ में? तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ भाई, ये इसकी मेन कहानी थी, कहानी में आपको इसलिए बताता ताकि चीजें आपके दिमाग में याद रहे लंबे समय तक। ठीक है, पढ़ा लो सर प्लीज। नहीं भाई मैं तो अभी कॉमेडी करूंगा, पढ़ाने का काम थोड़े ना मेरा थाना कि मैं कह दूंगा फिर बेबे का मुंह करी बात जाएगी बावड़ी पूछ। आगे देखो भाई, अगला क्या भाई, अब यहां तक की हमारी चीजें होगी। अब क्या था, ये जो जलालुद्दीन खिलजी था इसने एक प्रसिद्ध दार्शनिक की भी हत्या करवाई थी, मैं आपको शायद बताना भूल गया, सीडी मोली। सीडी मोली नाम का एक दार्शनिक होता था भाई, ठीक है, उसकी हत्या भी किसने करवाई थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। पेपर में आना जो पर्सन आ गया ना तो सारा सुधा भूल जाओगे, कहानी का माध्यम याद करके जो चीजें दिमाग के अंदर कड़ियां जुड़ती रहती हैं। जलालुद्दीन खिलजी इसने क्या थे, एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, ताम नरे ल्यूसेंट में रट्टे मारने के हो और किमे को नहीं, प्रसिद्ध दार्शनिक सीडी मोली की हत्या करवाई थी। ये किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने करवाई थी, अलाउद्दीन की बात नहीं करवाई, ये मैं आपको शायद करवाना भूल गया था, करवाई थी। तो ये चीज भी याद रखना, प्रीवियस के अंदर पूछी गई। एक दार्शनिक होता, दार्शनिक का मतलब जो दूर की सोच लेता था, और ये दार्शनिक फेमस होने लगा था। ठीक है, ये मतलब बहुत लॉन्ग टर्म सोचता था, इसने जनता के अंदर भी भर दिया कि भाई जो जलालुद्दीन खिलजी है तो भोगा अटैक करो, उसकी शरण दे देवा है, उस त्याड़ा रखा है। ठीक है, तो वो सही शासक कौन था, तो सारी जनता इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, वो सीडी मोली थी बस दिल्ली का सुल्तान बनाएंगे, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी मरवा दिया था एक बार, ठीक, दरबार का में बुलाया रोडे मरवा दिया था। तो ये सीडी मोली दार्शनिक इसकी हत्या करवाई थी, तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी का सिर्फ इतना ही रोल था, ठीक है, और इससे अलग इसके बारे में कुछ भी चीज याद नहीं रखनी। अब आपको जो भी अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा परिचय बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें भी बहुत बड़ी हैं, तो इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से समझना, अच्छे तरीके से इसको याद करने का प्रयास करना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भाई, इसका शासनकाल मैंने बताया लगभग 20 वर्ष का रहा था, मैंने बोला था टोटल खिलजी का शासनकाल 30 वर्ष का था, उसके अंदर 20 तो आपका अकेला अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो लगभग 1296 से लेकर 1316 तक आपका किसका शासनकाल रहा, अलाउद्दीन खिलजी का। और ये शासनकाल भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक रहा था, 1296 से 1316, लगभग 20 साल। ठीक है, चीजें समझ में आई? 6 साल तक अलाउद्दीन उसका जलालुद्दीन खिलजी का था, इसका पता फिर 1-2 आए थे बस, 4 साल में खिलजी वंश खत्म हो गया था। फिर चीजें समझ में आई? ठीक है जी। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके एक तो बचपन का नाम बताओ भाई, इसके बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम, इसके अन्य नाम क्या क्या थे भाई, इसको अन्य किस नामों से जाना था, पूछे गए हैं भाई प्रीवियस ईयर के अंदर। तो इसके जो बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या था, अली गुरशास्प। ठीक है, क्या था, अली गुरशास्प, ये इसके बचपन का नाम था। इसके अन्य नाम क्या क्या थे भाई, तो इसके अन्य नाम थे सिकंदर द्वितीय। मैंने बोला नहीं था, ये क्या बोला भाई, मैं तो पूरी दुनिया को जीत लूंगा, ये जियाउद्दीन बर्नी को बोलता था, मैं तो पूरी दुनिया को जीत लूंगा। बर्नी कहला बेटा पहले तो भारत तो जीत ले। ठीक है, तो इसको सिकंदर द्वितीय यानी दूसरा सिकंदर है, ये सिकंदर ए सानी, सिकंदर सानी बोलते थे। तीसरा नाम इसको जनता का चरगहा, यानी जनता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, सोने के हार बांट दिए थे जनता में फ्री पड़ना। ठीक है, युग का विजेता, उस युग के अंदर 20 सालों तक इसने पूरे भारत को जीत लिया था। ठीक है, अमीरुल मोमिनीन। ठीक है, अमीरुल मोमिनीन का नाम, इसका मतलब क्या गया, इसका मतलब होता प्रीवियस ईयर में पूछा गया वफादारों का कमांडर, वफादारों के कमांडर क्या बोलते थे, अमीरुल मोमिनीन। तो इसके 4-5 नाम थे, क्या नाम थे लिखेंगे सभी साथ। एक तो इसका नाम था सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय। दूसरा था हमारे पास सिकंदर ए शाही, सिकंदर ए शाही, शाही सपेरा था, ये भी इसका निकनेम था। ठीक है,
सिकंदर द्वितीय हो गया, सिकंदर शाही हो गया। तीसरा कौन सा था? जनता का चरवाहा, चरगाहा, जनता का चरगाहा, ये भी इसका निक नेम था। इसके अलावा क्या था तुम्हारा जो पूरे युग का विजेता था? और पांचवा कौन सा था? अमीरुल मोमिनीन, युग का विजेता अमीर उल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। और ये प्रीवियस ईयर के अंदर अमीर उल मोमिनीन नाम पूछा गया था, बाकी इनमें से कोई सा भी नाम नहीं पूछा गया आज तक। ये नाम आपका पिछले साल पूछा गया था, एसएससी सीजीएल के अंदर ही पूछा गया था सितंबर 2024 के अंदर, कि अमीर उल मोमिनीन जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एक शासक का नाम था, इसका मतलब क्या होता है? अमीर उल मोमिनीन का नाम होता है आपका, इसका मतलब क्या था? वफादारों का कमांडर। तो ये नाम या इसका मतलब याद रखना, वफादारों का कमांडर, ये इसका मेन मतलब होता है। आप अलाउद्दीन खिलजी की पावर को मतलब कि मात्र आपको ये बता देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी मात्र 30 वर्ष की अवस्था में, मात्र तो क्या मतलब सही उम्र का था, 30 वर्ष की अवस्था में गद्दी के ऊपर बैठ गया था भाई, अवस्था में गद्दी पर बैठा था। और जब इसने अपने चाचा जान को मारा, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी को जब इसने टपकाया, तो उसके बाद भी सीधा दिल्ली के ऊपर नहीं गया भाई, सीधा दिल्ली में जाके गद्दी के ऊपर नहीं बैठा, क्योंकि इसको डर था, क्योंकि जनता का जो एक भाग था तो इससे खुश था, वैसे ने वहां पर सोने के गहने ये सारी चीजें बांटी थी, लेकिन जो जनता का दूसरा भाग था उससे नाराज भी था, जो अपने चाचा जान का नहीं हुआ वो हमारा क्या हुआ? ठीक है, तो 2 महीने तक ये दिल्ली गया ही नहीं, 2-3 महीने बाद जब मामला शांत हो गया, माहौल शांत हो गया, तब जाके दिल्ली के अंदर जाके गद्दी के ऊपर बैठा था। ठीक है, आप इसकी पावर का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हो भाई, कि इसने पूरे भारत को जीत लिया था, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण, पूरा भारत, आज वाला भारत नहीं, उस टाइम वाला भारत जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड है। सिर्फ एक तो इसने जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा नहीं किया, ऐसे बोला कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ है, कब्जा करके करूँ आगे, वो सेना दुखी होगी, जम्मू कश्मीर इसने छोड़ दिया। दूसरा इसने नेपाल का इलाका छोड़ दिया, नेपाल के पास भी मेरे पहाड़ थे, वो इलाका छोड़ दिया। तीसरा इसने असम का इलाका छोड़ दिया, उधर भी पहाड़ थे। इसने सिर्फ ये 3 इलाके छोड़े थे, जम्मू कश्मीर, असम और नेपाल। ठीक है, इसके अलावा इसने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था, बांग्लादेश भी जो आज अलग बन रहा है वो भी भारत के अंदर था। सोचो आप कितना पावरफुल शासक था ये, पूरा दक्षिण भारत पर कब्जा कर रखा था, पूरा उत्तर भारत, राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो वर्तमान में अलग देश बने, ये भी अपने देश के अंदर ही थे पहले। ठीक है, ऊपर का सिर्फ जम्मू कश्मीर, नेपाल और असम, ये 3 नहीं थे, बाकी पूरा भारत में इसका कब्जा था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना पावरफुल शासक था ये अपने टाइम का। इसने 20 साल तक, यानी 30 की उम्र में गद्दी बैठा था, 50 साल तक बैठा था ये, मतलब 50 साल का आदमी था, मतलब सही वो है, तो उस हिसाब तो सही था, 20 साल तक पूरा शासन करके गया है, मतलब अपनी जवानी का पूरा होकर इतिहास के अंदर नाम दर्ज करवाई गया, आज पढ़ रही मान रहे हो इस बात को? वेरी गुड भाई। ठीक है, तो जिस टाइप से जलालुद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था, तो इसका भी एक दरबारी कवि होता था, उसका नाम भी अमीर खुसरो ही था। ठीक है, तो इसका दरबारी कवि भी कौन था? अमीर खुसरो, इसका भी दरबारी कवि था। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। इतना सिस्टम सभी साथियों के समझ में आया? नहीं आएगा? सभी साथी कमेंट करके बताएं। इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आई? किस पर नहीं किया? हाथरस पर नहीं किया भाई, इतना मना कौन मेरा भाई? हाथरस पर कराया कौन कराया? वो तो पूछ के आना पड़ेगा, कराया कौन कराया? ठीक है, और भाई आगे पढ़ते देखो इसके बारे में, एक बार के लिए आप बताओ, इतनी चीजें समझ में आई तो मैं आगे चलूं। सर स्कोर 27-28 चल रहा है, मौके में सेफ है या नहीं? पवन कुमार भाई, अगर जिक्के में आपके 27-28 आने लग रहे तो उस हिसाब से तो है सेफ, अगर इसके अंदर करंट इंक्लूड नहीं है तो। और अगर करंट मिला के 27-28 आने लग रहे हैं तब तो मेरे हिसाब से लगभग सेफ है, 30 के लगभग तक पहुंचा दे भाई स्कोर, फिर जमा सेफ हो जाए। बाकी अगर मैथ में 15/15 लिया हुआ है और रीजनिंग में 25/25 लिया हुआ है, मोटा मोटा 40 नंबर का जुगाड़ आता हो गया, कंप्यूटर में भी 6-7% आराम से ठीक कर देगा, तो यानी 5 लगा लिया तो 45 लगा ले, नहीं 8 तो लगभग सारे ठीक कर दे, 8 लगा 48 हो गए वो, और लगभग 30 नंबर का जुगाड़ अगर यहाँ से कर ले तो बहुत ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। मतलब 27-28 तो मैं बहुत ज़्यादा मानूँ भाई, मतलब ठीक है 27-28 अच्छा स्कोर है मॉक के अंदर, अगर जिक्के के अंदर आने लग रहे हैं। ठीक है, जिक्के टोटल आपकी 50 नंबर की आनी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, और 50 के अंदर से अगर आप अभी करंट को छोड़ के बताना, क्योंकि करंट के आराम से आ जाएंगे 12-13% आराम से करंट के यार, करंट के कितने रट्टे मार लो, टाइम की बर्बादी होगी, कुछ भी नहीं फंसना, कोई 1-2% भले फंस जाए। ठीक है, तो 50 के अंदर से लगभग आप ये समझो कि अगर आपका 27-28 का स्कोर आने लग रहा है ना मौक में, तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा मानता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा है ना ये स्कोर, बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, क्योंकि यार आप ये समझो 12-13% तो करंट के आने हैं, और ये तो उन्होंने कोई 1-2 से अगर बाकी सारे गलत होने हैं, अब कोई 12-13 काटो यानी सीधी सी बात है यार कि 36-37% बचे, बाकी तो इधर कट गए, तो 36-37 के अंदर से भी यार सारे ठीक थोड़ी ना, अगर 5-6-7% में गलती था मतलब गलत भी हो जाए, आंदा भी गलत हो जाए, कई बार कंफ्यूजन हो जाए तो गलत हो जाए। तो 27-28 का स्कोर बहुत अच्छा है भाई, अगर किसी गाने लग रहे हैं तो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसकी 2 पत्नियां थी भाई मेनली। ठीक है, खास पत्नियां 2 थी, वैसे तो पत्नियां बहुत थी, इसको लड़कियों का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत ज्यादा अवश्य भरा हुआ था, ये जहां पर इसको दिखती थी नारी वहीं पर मारते थे खड़े खड़े जारी। ठीक है, और फिर शाम को खेलता था क्रिकेट की पारी। तो इसकी 2 पत्नियां होती थी भाई। पत्नी किसकी थी जो खास थी? बाकी तो बहुत सारी पत्नियां थी, जो खास थी वो 2 थी। एक तो थी आपकी जलालुद्दीन खिलजी की बेटी, जलालुद्दीन जो खिलजी की बेटी है, एक पत्नी तो थी इसकी ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया, इसको अपना चाचा वाली छोरी थी जो इसकी। दूसरी थी इसकी महरू, जो मेन पत्नी थी, ये इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी भाई। जमानो जो जितनी इसकी सुथरी पत्नी थी सारी सबका सुथरी आई थी महरू, जिसने मतलब जिस तरह इसने सब तगड़ा प्रेम था, लगाव था भाई, महरू तो मेरी जमा खास है। ठीक है, और इसको इसने टाइटल दे रखा था मल्लिका ए जहां, भाई इस पूरे जहां की तू मल्लिका है, इतनी सुथरी है तो। ठीक है, मल्लिका ए जहां, और इनकी मल्लिका ए जहां वगैरह बदलती रहा करती। ठीक है, मतलब इनका बेरा क्या सिस्टम आया करता राजा का, तमाम बेरा है, तुम फिल्म में देखो हो भाई, अटैक कराया किते, युद्ध लड़िया। ठीक है, जहां पर सुंदर नारी दिख गई
हाँ भाई यार युद्ध लड़ दौड़ी दूसरे राज्य में चले गए हो, इसकी तो बहुत सुंदर सुंदर रानी चक लो, अपना महल का भर्ती कर लो, प्रक्रियाएं बिठाएंगे, ठीक है, चकले आया कर दे। तो इसको इसने मल्लिका है जहाँ का टाइटल इसने दे रखा था, ठीक है। अब पूछा जाता है इसका राज्याभिषेक कहाँ पर होता है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो इसका राज्याभिषेक हुआ था लाल महल में भाई। लाल महल कहाँ पर, दिल्ली के अंदर था जी, लाल महल में, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको बताया ना, मारने के बाद ये 2-3 महीने बाद दिल्ली आया था, पहले दिल्ली के अंदर नहीं था, ये खौफ था इसके अंदर कहीं जनता भड़क के मेरी तख्ता पलट ना कर दे, तो 2-3 महीने बाद दिल्ली के अंदर आया था। तो ये पहले कहाँ पर था, अपने जहाँ पर था उधर ही था, ये पता नहीं किधर, लाहौर साइड था, पंजाब साइड था, किधर था, ठीक है, बाद में आए थे दिल्ली। ओके, चीजें समझ में आई। तो राज्याभिषेक का लाल महल के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था। दूसरी इसकी खास बात क्या थी, संगठित सेना का गठन करने वाला पहला मतलब कि सुल्तान था, संगठित सेना का गठन करने वाला फर्स्ट सुल्तान था। मतलब इसका प्रिंसिपल था, ये अपनी सेना का बहुत प्यार करा करता। इसने एक बात कह रखी थी, मतलब मेरी पहली पत्नी तो है या कि मेहरू, और मेरी दूसरी पत्नी मेरी सेना है, ठीक है। मतलब कि मैं जितना प्यार अपनी पत्नी से करता हूं उतना ही प्यार मैं मेरी सेना से करता हूं, और ये बात सच भी थी। इसको अपनी सेना से बहुत ज्यादा प्यार था भाई, और अगर आप अपनी सेना के प्रति प्यार दिखाओगे तो सेना भी बदले में आपको उतना ही प्यार करेगी। तो इसकी सेना भी इससे बहुत प्यार करती थी, मतलब कोई भी सैनिक गद्दारी करने की सोचता भी नहीं था। और इसने इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा था कि अगाऊ उनको तनख्वाह देता था। अगाऊ तनख्वाह का मतलब जैसे पहले से एडवांस 6 महीने की सैलरी दे देना, बोलो एडवांस 6 महीने सैलरी। अब आप मान लो कल को आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, ठीक है, और मान लो मैं राजा हूं, मान लो भारत का मैं राजा हूं, और मैं आप जितने भी भारत के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मैं उन सबको 6-6 महीने की एडवांस सैलरी देता हूं, तो आप लोग तो खुश हो जाओगे, भाई तो सब बढ़िया राज्य है, रिश्ता बढ़िया, तो कोई राज्य है को नहीं, 6-6 महीने की एडवांस सैलरी दे दी, ये हमारा भगवान है, इसकी सरकार तो कभी हटनी नहीं चाहिए, ये बात कहोगे, मान रहे हो इस बात को। देखो वैसे मजाक की बात अलग, वैसे सही बताऊंगा, अगर सीरियसनेस में अगर ये सिचुएशन हो तो आप लोग भी यही बात बोलोगे, भाई तो सबसे बढ़िया राज्य, इससे बढ़िया तो कोई राज्य है को 6 महीने। तो इसकी सेना भी ऐसी टाइप से थी, भाई एडवांस में 6 महीने सैलरी देता था, तो सेना तो उसके पैर में पड़ा करती भाई, मतलब कि इससे बढ़िया तो भाई कोई राज्य है कौन, भाई तो जमान बढ़िया एक नंबर का राजा है, ठीक है। तो यानी सेना प्रति तो विशेष प्यार था, ठीक है। दूसरी खास बात, सल्तनत काल की सबसे बड़ी सेना भी इसी के पास थी, 6 लाख सैनिकों की सेना थी। सल्तनत काल की सबसे बड़ी सेना भी इसके पास थी भाई, 6 लाख सैनिक इसने भर्ती करके, जिसका लक्ष्य में नहीं होता जितनी बड़ी सेना होगी उतनी बड़ी अटैक करके यहाँ पे हराएं। और यही प्रिंसिपल आज के टाइम पर भी, अगर आपके पास ज्यादा बड़ी सेना तभी तो आप अपने दुश्मन को हरा पाओगे, छोटी सी सेना तो थोड़ी दुश्मन को हरा पाओगे, बड़ी सेना होगी तभी दुश्मन को हरा पाओगे, ठीक है। तो इसका मेन टारगेट भी यही था कि मेरी सेना बड़ी से बड़ी हो, तभी तो पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर पाया भाई। जहां पर भी जाता कोई भी हो भाई, देखा करो सेना भर्ती, ट्रेनिंग दो, चढ़ा दो, सैनिक बना दो, इसका ये प्रिंसिपल था, ठीक है। और सेना की भर्ती के लिए स्पेशल एक अधिकारी की भी नियुक्ति करी, जिसका नाम था आरिज मुमालिक, ठीक है, जिसको सेना मंत्री बोलते थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे यहाँ पर तो क्या, सेना की भर्ती के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, भर्ती के लिए किसका गठन किया, आरिज़े मुमालिक, किसका, आरिज़े मुमालिक का गठन किया। और आरिज़े मुमालिक क्या होता था, सेना मंत्री। भाई सेना मंत्री हो, इसकी स्पेशल मतलब कि काम सौंप दिया, भाई तो सेना की भर्ती करना तेरा ही काम है। आरिज़े मुमालिक जो कि क्या था, सेना मंत्री था, और इसका मेन काम क्या था, सिर्फ सैनिकों की भर्ती करना ही इसका मेन काम था। भाई सैनिक की भर्ती करी जा, जितने सैनिक लोड इसका, जितने सैनिक की भर्ती कर सके तो कर, रुकना नहीं है, दिन रात भर्ती करी जा, अपनी सेना बड्डम बड्डी करनी है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। और फिर इसने क्या करा, फिर इसका मतलब जो इसने अभियान चलाया उसके अंदर इसने 4 सेनापति बनाए, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इसने 4 सेनापति भी बनाए। ये 4 सेनापति ये कौन कौन से थे जी, ये भी आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, चारों के नाम आपको याद रखने हैं। जो उत्तर भारत के जो राज्य थे उनको जीतने के लिए इसने 2 सेनापति नियुक्त किए थे। एक का नाम तो था इलुग खान, उलुग बोलेंगे, उलुग खान। दूसरा था नुसरत खान, ठीक है, उलुग खान, और दूसरा था हमारे पास नुसरत खान। ये 2 इसने सेनापति किस लिए नियुक्त किए, स्पेशल नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के राज्यों को जीतने के लिए, ठीक है जी। फिर आया एक मलिक काफूर, जो कि मिठा था, मिठा का मतलब समझ गए, जो वो नहीं भाई नर हो की मादाओं वाली हरकत करता है उसको मिठा बोलते हैं, या फिर जिसको नर हो के नर में इंटरेस्ट हो उसको मिठा बोलते हैं, ठीक है, गे बोलते हैं जिसकी, सुने होगा आपने, लेस्बियन का मतलब जो महिला होकर महिला से प्रेम करती है, जिसको महिला के प्रति आकर्षण आता है, मतलब जो कैंची चलाने के लिए मतलब उतारू रहती है, ठीक है, और कैंची मतलब इस टाइप से। और गे का मतलब जो नर होके नर के अंदर रुचि रखता है, ठीक है, यानी तलवारबाजी के अंदर जो विश्वास रखता है। फिर आते ट्रांसजेंडर मतलब कि भगवान ने जन्म रखा, मतलब लड़का हरकतें करता लड़कियों वाली, भगवान ने जन्म रखा है लड़की हरकतें करने लग रहा है लड़कों जैसी। फिर एक और कैटेगरी आती है, मतलब वो शायद मिक्स होता है, मतलब 4 कैटेगरी होती है मेनली, ठीक है। अरे ऐसे क्यों लग रहे हो भाई, तमना शर्म आवा है, थोड़ी सी तो दिमाग में सोचा करो भाई, ये भाई ये तो भगवान की देन है यार। अब किसी का लड़का हो गया लड़के में इंटरेस्ट है, लड़की हो गया लड़की में इंटरेस्ट है, तो उसमें अपनी गलती थोड़ी ना है, भगवान ने ऐसे बना रखे हैं भाई, वो गे है कोई लेस्बियन है इस हिसाब से, ओके ना सो यार, मैं ना भी आसान लग रहे हो, क्या सिखाने लगे। अरे इसमें कोई गलत चीज थोड़ी नहीं यार, तुम ये बात ना करा करो, तुम सारे आप बताओ कुछ गलत चीज को नहीं यार, अपने शरीर से रिलेटेड अगर आप कोई चीज मैं आपको बताता हूं तो आप उसके अंदर ऐसी क्या सिखाने, ये चीजें ना करा करो प्लीज। कोई गलत चीज बताओ, गाड़ी सिखाऊं तार लग,
तो मैं कुछ गाली या कुछ अपशब्द बोलने सिखाता हूँ फिर तो तुम लोग केस सिखाना है, वो गाली थोड़ी है ना यार। भाई जो मेन जो साइंस है, साइंस खुद माना यार इन चीज़ जाना। उधर 9वीं 10वीं की जो 8वीं और 10वीं क्लास का 8वां 9वां चैप्टर देख लो खोल की साइंस की किताब का, नुक्के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, डायग्राम बन रहे हैं, सरकारी किताब है, उनके पेज पढ़वा दो, कह दो ये क्या क्या शर्म नहीं आने लगी, सरकार ने क्या छाप दिया, केस कर दो कोर्टा में। नो थोड़ी ना अगर शरीर से रिलेटेड कोई चीज़, कोई गाली देना हो ना, मैं माड़ मालियाड़ खड़े गाली देने लग रहा हूँ माँ बहन की या किसी भी और चीज़ की, फिर तुम बोलो कि हाँ ये चीज़ सिखाना है, गाली थोड़ी ना यार ये चीज़ें। थोड़ा समझदार बना करो तुम, इतने तो मैच्योर हो यार, तुम बालक थोड़ी ना हो। भाई तो बालक हो ना भाई, कोई 9वीं 10वीं 9-10 साल का बालक, उस आगे मैं इसी बात करूँ फिर तो मैं गलत भी लागू, तुम तो थोड़े समझदार बालक हो यार। ठीक है, तीसरा था मलिक काफूर। मलिक काफूर, मलिक काफूर कहां पर, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के अंदर इसने भेजा मलिक काफूर को। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा था मलिक काफूर वाला, चेन ऊपर ले दोनों ना भूल जाना, मलिक काफूर वाला पक्का याद रखना। ये पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारत के अभियानों के लिए किसको नियुक्त किया था, तो मलिक काफूर। दक्षिण भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनको जितने काम था मलिक काफूर का, मलिक काफूर को भेज दिया गया, सेना के जा भाई लड़े और जीत किया। ठीक है, फिर एक जो चौथा व्यक्ति था उसका नाम था जफर खान, और जफर खान का मेन काम था मंगोलों को हैंडल करना, मंगोलों को हैंडल करना, हैंडल करना। तो इसने अपने ये 4 सेनापति मेनली नियुक्त करे थे, मैं भारत का ऊपर मतलब अपना नूनू नूनू करके कब्जा करना है। चीजें समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल। मोहित सर सर्कल टाइप गॉगल्स ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लगेंगे शिल्पा। ओके शिल्पा, आज ही लाऊंगा शाम को। आपने बोल दिया तो यार अब तो लेने पड़ेंगे। अब तो मैं तो मतलब कि यार चक्रव्यूह में फंस गया, लेने पड़ेंगे अब तो मुझे, मैं मना कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो भाई, अब आपके इसने जो भी उत्तर भारत है यानी नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया के अंदर इसने कौन कौन से राज्यों के ऊपर कब्जा किया, एक बार आपको उनके नाम पढ़ने पड़ेंगे। ये आपका एचटी सीजीएल के अंदर सीरीज पूछी गई थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के इन इन राज्यों पर कब्जा किया था, उसको सीरीज वाइज अरेंज करें। जैसे पहले नंबर पे था आपका गुजरात, दूसरा रणथंभौर, तीसरे नंबर पे चित्तौड़गढ़, चौथे पे मालवा, इसको सीरीज में एडजस्ट करें। तो ये जो मैंने आपको सीरीज बताई, ये सीरीज थी। ठीक है, तो ये पूछा गया है, तो इसलिए आपको करवाने लग रहा हूं। मैं आपको सिर्फ वही चीजें करवाता हूं जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछी गई। वैसे थ्योरी अगर पूरी डीपली कराएं तो और भी बड़ी डीप हो जाएगी भाई, फिर तो हर एक स्टेट की करवाने लगूंगा तो 2 साल में सिक्के सिक्के पूरी होगी। अब देखो क्या है, उत्तर भारत के अभियान कौन कौन से थे अलाउद्दीन खिलजी के, उत्तर भारत के अभियान। सबसे पहला कौन सा आएगा, गुजरात का अभियान। सबसे पहले इसने गुजरात के ऊपर अटैक करने की सोची, गुजरात को कब्जे में ले, दिल्ली तो था ही इनके हाथ में। सबसे पहला इसने गुजरात का अभियान चलाया, सीरीज याद रखना, पहले नंबर पर गुजरात के ऊपर अटैक करा था, गुजरात का अभियान। ठीक है, गुजरात के अंदर इसने क्या कुछ किया जी, गुजरात के अंदर एक राजा होता था, उस राजा का नाम था राजा कर्णदेव। ठीक है, 1297 के अंदर इसने इसके ऊपर अटैक करा था, 96 के अंदर गद्दी इसके अंदर इसके हाथ में आई थी, अगले साल इसने अटैक शुरू कर दिए। ठीक, उसकी पत्नी थी सॉरी कमला देवी, लिखेंगे एक बार के लिए। 1297 में इसने प्रक्रिया बिठाई ईस्वी में, और यहाँ का राजा कौन था, राजा कर्णदेव यहाँ का राजा था, और इसकी पत्नी थी कमला देवी। इसकी पत्नी का क्या नाम था, कमला देवी। और कमला देवी को यह पता लग गया भाई अलाउद्दीन आओ है, अलाउद्दीन औसी है, अलाउद्दीन औसी प्रवृत्ति का है, आंधी चक ले जाओगा और महल में ले जाके मतलब समझ जाओ दाम। तो कमला देवी के सोची बोले पहला अलाउद्दीन का जाके चिपट जाऊं, मतलब इसको इतिहास के अंदर गद्दार पत्नी का टाइटल दिया गया कमला देवी को। या कहती है अलाउद्दीन खिलजी जरा पहला बाजगी, तो बोले अलाउद्दीन अलाउद्दीन मैं हेल्प करूंगी, ये कर्ण देवी मरवाना, लेकिन तू मेरी अपनी रानी बना लिए, नू ना कह मैं कदम मेरी और आगे डाल गेट दे मेरी रानी बना लिए। अलाउद्दीन बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है यार, मैंने टोनी पड़ती तो मैंने धक्का करना पड़ता तेरे, तो आप पे आ गई, जैसे तो बढ़िया कोई रानी नहीं है। अलाउद्दीन ने भाई अपना ब्याह कर लिया, इसके रानी बना ली और कर्ण देवी टपका दिया। ठीक है, तो ये मेरा ऐसी ऐसी पत्नी होना भाई, तो आदमी ने जरूरत है दुश्मन की मानो हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अटैक वगैरह है सारा का सारा बिल्कुल बिल्कुल यस, क्या हुआ अनिता खुद, बिल्कुल बिल्कुल यही तो बात है। ठीक है, अब यहीं पर क्या हुआ था, अब यहीं पर ये जो गुजरात का अभियान था, इसी अभियान के दौरान तुम्हारे मलिक काफूर को खरीदा गया था। मलिक काफूर है ना, ये जो मिठा प्रवृत्ति का था, मलिक काफूर गे था, ये मलिक काफूर को खरीदा था, यहीं पर खरीदा था। ये भी एग्जाम के अंदर आया है कि मलिक काफूर को किसके दौरान खरीदा गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो गुजरात अभियान था उसके दौरान इसको खरीदा गया था। जो नुसरत खान था, जिसको स्पेशल उत्तर भारत के अभियानों के लिए लगाया गया था, नुसरत खान, ठीक है, इसने खरीदा था ये। ठीक है, इसने बाद में ऑफर कराया था कि हाँ भाई तू इसके पास जा, नुसरत खान ने खरीदा था, और इसने फिर अपने सुल्तान को ऑफर कराया था अलाउद्दीन खिलजी को कि ले भाई अलाउद्दीन तेरे खतरे बढ़िया लेके आऊँ, बढ़िया अपना सेनापति का काम करा, पावरफुल भी है और मिठा प्रवृत्ति तेरा काम भी काट देगा। आई थी समझ में। फिर सेकंड अभियान आता है रणथंभौर अभियान। भाई कौन सा आता है, सेकंड आता है रणथंभौर अभियान। ये तो क्या हमारा पहला रणथंभौर अभियान। ठीक है, अब जो रणथंभौर अभियान था इसके अंदर क्या कुछ मामला हुआ, रणथंभौर का 1301 के अंदर क्या हुआ, हाँ 1301 के अंदर हुआ था। इसके अंदर जो शासक था उसका नाम था अमीर चौहान। ठीक है, और इसी युद्ध के अंदर जो नुसरत खान था ये मारा गया। तो ये भी पूछा जाता, तो ये कब हुआ, 1301 ईस्वी में। और इस टाइम जो शासक था वो कौन था भाई, हमीर खान यहाँ का शासक था, हमीर खान मेन शासक था। और इसी युद्ध के दौरान क्या है, नुसरत खान मारा गया। अब आप लोग सोचो भाई नुसरत खान मारा गया तो यो तो हार गए होंगे खिलजी और हैं, नुसरत खान मारे, बस फिर अलाउद्दीन खिलजी खुद आया, मतलब मेरा सेनापति मार दिया था मना, और सेना लेके आया, खुद आकर फिर इसकी मारा अमीर खान लगा और फिर इसके ऊपर कब्जा कराया। ठीक है, यो मेन सिस्टम आया था। फिर तीसरा जो फेमस है जिसके ऊपर तुम्हारी फिल्म बनी है, चित्तौड़गढ़ अभियान। ठीक है, चित्तौड़गढ़ अभियान कराया भाई इसने शुरू, फिर जहां पर इसने सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करा था चित्तौड़गढ़ अभियान। बिल्कुल सर, करंट अफेयर्स अरे 10-12 नंबर की तो आएगी भाई आराम से।
ये हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद इकोनॉमिक्स करवा चुके मेरे भाई, पूरी इकोनॉमिक्स पूरी करवा चुके क्या? जिन साथियों ने बैच ले रखे उनसे पूछ लो, बार बार कौन करवाई था भाई, 20 क्लास थी बैच के अंदर पढ़ी है, देख लेना एक बार हो गया, थोड़ी को नहीं। मार्च में शुरू करी थी, जिक्के अक्टूबर है क्या, या जिक्के को नहीं पूरी होने लग रही, ठीक है 14-15 मार्च तक शुरू करी, 6 महीने हो जाएगी जिक्के पूरी, 150 क्लास बनी है, 30 दिन का हिसाब देखोगे तो भी 5 महीने हो गए, ठीक है। बीच में शायद 20-25 दिन तो मैंने क्लास भी कौन ली। ओके वेरी गुड भाई। तो अब आता चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ वाला इसके 2 साल बाद 1303 ईस्वी के अंदर इसने अपनी अभियान स्टार्ट किया। और चित्तौड़गढ़ का राजा कौन था? राजा कौन था? कितने? रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह वहां के राजा थे। और इनकी पत्नी होती थी भाई, इनकी पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती, जिनका नाम क्या था? पद्मावती इनकी पत्नी का नाम था। और इसी के नाम के ऊपर क्या है? पद्मावती फिल्म बनी है। अब क्या है, अब इतिहास के अंदर दो भागों के अंदर चीजें बटी हुई हैं। इसका मतलब खूब ज्यादा विरोध हुआ था इस फिल्म का। क्यों आता हूं चीज मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर मतलब जैसे इतिहास के अंदर 2 कहानियां मिलती है अपने को देखने को, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग कहानियां। अब ये मतलब कि कोई भी नहीं बता सकता भाई असली चीज कौन सी थी। एक कहानी तो ये है भाई, इसने अपने नॉर्मल विजय अभियान शुरू करके अलाउद्दीन खिलजी ना भाई, इसने देखो मैंने आपको बताया ना, इसने स्पेशल 4 सेनापति नियुक्त किए। उलुग खान, नुसरत खान, बताओ नॉर्थ इंडिया को प्रताड़ना कब्जा करना, बाड़ के सारे अभियान। साउथ में मलिक काफूर भेजा, जफर खान भी अपना मतलब इधर इसको मंगोलों को हैंडल करने के लिए भेजा। इसने ये अभियान स्टार्ट करके थे। तो एक जो इतिहासकार है जो टोली हुआ तो यह चीज मानना कि भाई इसने जो नॉर्मल अभियान थे, एक बार उस राज्य पर अटैक कर दिया, उस राज्य पर, उस अटैक प्रक्रिया का ये चित्तौड़गढ़ वाला अभियान हिस्सा था। दूसरा जो मतलब कि ग्रुप इतिहासकार वो मानना है भाई इसकी रानी थी पद्मावती या बहुत ज्यादा सुंदर थी और इससे आकर्षित होकर इसने वहां पर अटैक किया था। दूसरा जो ग्रुप इतिहासकार वो इस बात ना मानना है। अब ये चीज मतलब कि कोई एक्जेक्टली प्रूव नहीं हुई भाई कौन सी चीज सत्य है। अब आप लोग बोले जी तो ये तो इतिहास के अंदर लिख रखे तो लोग विरोध क्यों करने लग रहे थे? विरोध लोग इसलिए करने लग रहे थे कि फिल्म के अंदर एक चीज दिखाई गई है कि भाई जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी है वो ये जो रावल रतन सिंह है इनसे बोलते हैं कि अपनी पत्नी को एक बार मेरे को दिखा दो, मतलब मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता हूँ। और रावल रतन सिंह मना कर देते हैं। उसके बाद रावल रतन सिंह में थोड़े मजबूर हो गए, फिर आखिर में लगे बोला चलो आप मेरे शीशा मुंह दिखा दो। इस चीज के ऊपर विवाद हुआ। मतलब जैसे जो राजस्थान साइड के जो लोग हैं चित्तौड़गढ़ साइड के वैसे बोले यार तुम तो हमारी संस्कृति ना खराब करो हो बॉलीवुड वालों, तो गलत चीज रिप्रेजेंट करके दिखाओ, मारला राजा मान भी यहाँ पे शीशा मुंह दिखा दी मेरी लुगाई। आपने कोई ऐसा देखा? आप सोचो भाई आपकी अगर वाइफ आपकी शादी हो रही है, आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड है और मैं ऐसे बोल दूँ कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा दे, चलो फोटो तो अलग से अपनी गर्लफ्रेंड का मुंह दिखा दे शीशा में, या फिर अपनी वाइफ है वाइफ की दिखा दे मना, तो चीज़ कहाँ पर मतलब आपको अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। कोई भी हो चाहे आपके घर में आपकी वाइफ है आपकी गर्लफ्रेंड कोई भी है, अगर उसके बारे में ऐसा बोल लूँ कि आप मेरे उसकी फोटो दिखा दे या फिर मेरे को दिखा दे शीशा में दिखा दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। तो वही चीज़ वहाँ के लोगों को चुभी, तो इसलिए फिल्म का विरोध हुआ था। इस फिल्म के अंदर चीज़ गलत दिखाई गई है, ठीक है। तो इतिहासकार इस चीज़ को मतलब कि 2 अलग अलग तबके हैं भाई। तो ये थी पद्मावती और इसी के नाम पर, और ये जो पद्मावत जो मतलब एक बुक लिखी गई थी जिस टाइम ये हुआ 1303 ईस्वी के अंदर, इसके 200 साल बाद लगभग आप बोल सकते हो 1500 जो ईस्वी आई थी उस टाइम ये बुक लिखी थी पद्मावत, ठीक है। अब क्या पता चीज सत्य थी या नहीं थी। उसके बाद भाई रावल रतन सिंह को धोखे से मारा गया, पद्मावती थी और इसने करीबन पता नहीं 1600-1700 रानियों के साथ जोहर कर लिया था। जोहर का मतलब अपने आपको सारी रानियां एक साथ मिलकर आग के अंदर कूद जाती थी, ठीक है। तो इसने जोहर कर पुरानी रानियां यही करती थी, उनको पता होता था भाई जीत लिया जितने पाचा महल में ले जाओगे और कई बार किक कांड करेंगे, दूसरी ज्यादा दुखी करेंगे। और आपको पता है कि अपना जो समाज था इस टाइप का था कि आदमी ज्यादा महिलाओं को रख सकता था लेकिन महिलाएं एक से ज्यादा आदमी को नहीं रख सकती थी। पता आपको पुराने समय से आप लोग देखते आने लग रहे हो, कभी आपने देखा भाई एक महिला के भाई एक से ज्यादा पति थे महाभारत को छोड़ के? नहीं देखा ना। तो उसी टाइप से तो वहां पर महिलाओं का यही रूल था, तो इसलिए सारी महिलाएं अपने आपको जोहर कर लेती थी, मतलब बड़ा सारा आग का कुंड बना के उसके अंदर कूद जाती थी, अपने आपको मृत्यु को प्राप्त करवा लेती थी। तो वहां पर जो अत्याचार हो गया उनसे बचने के लिए तो यहीं पर कूद जाओ, यहीं पर मर जाओ, ठीक है। और ये जो पद्मावती थी सिंगल देश की राजकुमारी थी, पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर कहाँ की थी? सिंगल जो कि वर्तमान जो तुम्हारा श्रीलंका है इसको सिंगल बोलते थे, सिंगल देश की राजकुमारी थी। पुराने समय के अंदर इसको सिंगल बोलते थे भाई, राजकुमारी थी पद्मावती, ठीक है। और इसको रावल रतन सिंह को पता लगा था और इन्होंने शादी करी थी, अगर ऐसा कुछ सिस्टम हुआ था, ठीक है। हाँ, और जब इन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता, चित्तौड़गढ़ को आज तक कोई नहीं जीत पाया था, इसने पहली बार जीता था। जीतने के बाद के नाम था इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो इसका बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का छोरा जिसका नाम था खरीज, मतलब वैसे पूरा नाम था खरीजा, वो था क्या नाम था? खरीजाबाद। खरीजाबाद उसका पुराना नाम था, ठीक है। तो इसने क्या था मतलब अपना जो बेटा था खरीजाबाद उसका नाम पर क्या है इसका नाम रख दिया, चित्तौड़गढ़ का मतलब कि नाम बदल दिया और इसका नाम बदल के क्या है खरीजाबाद इसका नाम रख दिया, ठीक है। लिखेंगे भाई इसके बाद क्या इसने इसका नाम चेंज करके इसका नाम बदलकर खिजराबाद, खरीजा नहीं होगा खिजरा ही होगा, वो जय का नीचा रह की मात्रा है खिजराबाद, जो कि इसके बेटे का नाम था, ठीक है। नाम बदल क्या रख दिया? खिजराबाद इसका नाम रख दिया, और जो कि क्या था अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था, ठीक है। तो इन्हें चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के ये रख दिया। और उसके बाद जब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी ना, तो इसकी मृत्यु होते ही मतलब कि 2 साल के बाद चित्तौड़गढ़ ने अपने आप को वापस स्वतंत्र कर लिया था, मतलब कि इनकी जो छाया थी से वापस ऑटोमेटिक खुद के मतलब कि वो आ गया था, खुद के हाथ में सत्ता लिया थी, मतलब किसी के अधीन नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद 3 अभियानों के पास ये चौथा और याद रखना। उसके बाद नॉर्थ के अभियान तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। मालवा का अभियान, छाया थी से वापस ऑटोमेटिक खुद के मतलब कि वो आ गया था, खुद के हाथ में सत्ता लिया थी, मतलब किसी के अधीन नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद 3 अभियानों के पास ये चौथा और याद रखना। उसके बाद नॉर्थ के अभियान तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। मालवा का अभियान, ठीक है। मालवा के अभियान के अंदर क्या कुछ हुआ था जी?
मालवा का जो अभियान हुआ ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा हुआ था साल 1305 के अंदर, 2 साल का लगभग गैप था। आपने देखा रणथंभौर का 1301, चित्तौड़गढ़ का 1303, मालवा का 1305, 2 साल का एक गैप आपको दिखाई देगा। तो इस पैटर्न के हिसाब से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चला मालवा का अभियान कब? 1305 के अंदर, ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? महलक। शासक कौन था? महलक यहाँ का शासक था, और इसको भी हराकर क्या है इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये थे उत्तर भारत का इनका मेन अभियान। उत्तर भारत के जितने भी शासक थे इनको इन्होंने इस टाइप से जीता था। अब एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है कि इसकी सीरीज बताओ। पहला गुजरात अभियान, दूसरा रणथंभौर, तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा मालवा। ये सीरीज आपको याद रखनी, सीरीज पूछी गई है पिछले सालों के अंदर भाई। सीजीएल के अंदर बहुत बार पूछी सीरीज क्या थी, ठीक है। तो सीरीज आपकी मेन इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, बाकी सारी चीज भूल जियो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे दक्षिण भारत के अभियान। उसके बारे में आपको राजाओं के बारे में पढ़नी होती है। दक्षिण भारत में डायरेक्ट छोटा छोटा, ठीक है। दक्षिण भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत में इसने किस किस को जीता? उसके अंदर भी 4 ही जगह के नाम है। पहले का नाम है देवगिरी। किसको जीता? देवगिरी को इसने जीतने का काम किया। देवगिरी को कब जीता? साउथ इंडिया के थे 1296 के अंदर इसने जीता। सबसे पहले इसने देवगिरी के ऊपर, जो मैं आपको बताया नहीं था, बजासी इसने बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर सोना लूटा, मैं भूल गया था भाई उस जगह का नाम है। तो उस जगह का नाम देवगिरी था। इसने देवगिरी के ऊपर अटैक करके इतना सारा 90 टन सोना लिया था और जनता के अंदर बांटता गया था। उसके बाद इसने अपने चाचा जान की मृत्यु करी थी, याद आए, हत्या करी थी, ठीक है। तो देवगिरी नाम की जगह थी, अब मेरे याद है 1296 के अंदर, ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव यहाँ का शासक था। इसको हरा के इसने क्या था, मतलब इसको जीतने का काम किया था। तो साउथ का ये पहला अभियान था जो किसने जीता। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहला कौन सा राज्य जीता गया था? तो देवगिरी जीता गया था। वहाँ का शासक रामचंद्र देव था 1296 के अंदर, ठीक है। दूसरा था हमारे पास तेलंगाना। दूसरा कौन सा था? तेलंगाना। और तेलंगाना के अंदर शासक कौन थे? रुद्र। रुद्र साहब थे, वो वहां के शासक थे। प्रताप रुद्र देव द्वितीय 1309 के अंदर। प्रताप रुद्र देव द्वितीय 1302 ईस्वी के अंदर क्या है, इसने तेलंगाना को भी जीतने का काम किया उस टाइम। सॉरी 1302 नहीं, सॉरी 1309 था, सॉरी 1309 में, ठीक है। इसको इसने भी जीतने का काम किया। तीसरे नंबर पर था ओयसल। ओयसल के अंदर कौन था? वीर बल्लाल था, ठीक है। इसी से अगले साल इसने यहाँ पर अटैक किया। थर्ड नंबर पर ओयसल, बस एक और इसके बाद चौथा ओयसल। यहाँ पर कौन था? वीर बल्लाल। वीर बल्लाल, ठीक है। और यहां पर इसने कब अटैक किया? साल 1310 में। इसको भी इसने जीत लिया। चौथा और जो लास्ट हमारा पांडे शासक। पांडे शासकों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, वंशों के बारे में जब पढ़ेंगे, ठीक है। मदुरई के अंदर था, ठीक है। वहां पर इसने इन दोनों को हराया। पांडे शासक, पांडे शासक कहां पर थे जी? मदुरई, ठीक है। इनको हराने का काम किया। कब हराया जी? इसी से अगले साल, लगभग मतलब कि एक सीरीज के अंदर चलने लग रहे। आपने देखा जो उत्तर भारत के अभियान थे उसके अंदर सीरीज कैसे चल रही थी? 2 साल छोड़ के 1301, 1303, 1305, ठीक है। यहां पर सीरीज कैसे चलने लग रही है? 1309, 1310, 1311 लगती। तो सीरीज को इस हिसाब से याद रखना है। दक्षिण भारत के अभियान भी खत्म हो गए। चश्मा तो उतार दे भाई, चश्मा ऊपर लाइट लगा यार बहुत तेज। मेट्रो स्टेशन आप उतनी तेज लाइट है, ऐक फोड़ दे चश्मा। क्या हुआ? पांडे 1311 पिया क्या है, ऐसे नहीं बोलना। तेलंगाना प्रताप रुद्र द्वितीय, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ? ये ख्याल कब तक आएंगे आपको और आपकी राजकुमारी? इनके आड़ में बकवास लगी रहा है। मजा आ गया सर, वाह जी वाह, अरे धन्यवाद। अब देखो अब कुछ नहीं रहा, बस अब थोड़ा सा पोर्शन हो रहा है, बस पूरा होने वाला है। अलाउद्दीन के मेन कार्य कौन कौन से थे? इसने मेन क्या क्या कार्य करे थे? आ जाओ, बस थोड़ा सा पोर्शन रहेगा। आप कुछ मतलब इतना रखने की चीजें, मजेदार चीजें बस। अलाउद्दीन के मेन कार्य, इसने क्या क्या मेन कार्य करे थे? राजकुमारी, इनके आड़ में बकवास लगी रहा है। मजा आ गया सर, वाह जी वाह, अरे धन्यवाद। अब देखो अब कुछ नहीं रहा, बस अब थोड़ा सा पोर्शन हो रहा है, बस पूरा होने वाला है। अलाउद्दीन के मेन कार्य कौन कौन से थे? इसने मेन क्या क्या कार्य करे थे? आ जाओ, बस थोड़ा सा पोर्शन रहेगा। आप कुछ मतलब इतना रखने की चीजें, मजेदार चीजें बस। अलाउद्दीन के मेन कार्य, इसने क्या क्या मेन कार्य करे थे? पहली चीज तो इसने एकता प्रणाली बंद कर दी थी भाई। क्या करी थी पहली चीज? तो मैंने आपको बताया था, इसने एकता प्रणाली के बजाय नकद वेतन स्टार्ट किया था। तो सीधी सैलरी देवाएंगे भाई, एकता का रोड़ा खत्म। मैंने बताया नहीं था, 6 महीने की एडवांस सैलरी दे दी थी इसने। तो पहला काम तो इसने क्या किया? एकता प्रणाली को समाप्त किया। एकता प्रणाली को समाप्त किया किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया। दूसरी इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करी। इसका दिमाग के अंदर कंसेप्ट था कि जो अमीर लोग हैं ना, मेरे खिलाफ सिर्फ वही विद्रोह कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि अगर मैं आज के टाइम देश का राजा हूं तो मेरे को सबसे ज्यादा खतरा होगा मुकेश अंबानी जी से, या फिर होगा जो गौतम अडानी है उनसे, क्योंकि ये हमारे देश के अमीर लोग हैं। यही मेरे मतलब मंत्री हो गया, मेरा कोई भी जो राज्य का जो भाग है, ये मेरे उन लोगों को खरीद सकते हैं। मान लिया मेरे मंत्री ना खरीद लेंगे, मेरा खिलाफ खड़े करते हैं, पैसे देगी, क्योंकि ये सबसे अमीर है। तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा? मैं इनको गरीब बनाऊं। अगर मैं इनको गरीब बना पाया तभी वह मेरे खिलाफ विद्रोह शांत होगा। और अगर मैं इनको गरीब बनाता हूं तो जनता तो खुश होगी। क्यों? क्योंकि मैं उस पैसे को जनता के अंदर ही बांट दूंगा। अरे आप खुद सोचो भाई, मैं मुकेश अंबानी जी और जो गौतम अडानी जी हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनको गरीब करके और उनका पैसा तुम सबके अंदर बांट दूँ, तुम सब तो खुश होगे भाई। मान रहे हो इस बात को? क्योंकि देश का एक जो बड़ा तबका वो तो गरीब है, वो तो खुश होंगे, तो मेरी सपोर्ट में और आओगे। बिंदु आदमी चक्कर में सारा देश का पैसा इनका दौरा था, ठीक है। मान रहे हो इस बात को? तो अगर तो इसने भी ये सिस्टम अपनाया, बाजार के अंदर नियंत्रण प्रणाली लेके आया भाई। इस प्रणाली के तहत क्या होगा भाई? जो भी मतलब अमीर लोग जो भी कुछ काम कराया करते हैं तो उनको ज्यादा टैक्स लगाया करता। जैसे खेती बाड़ी के अंदर पहला ये रूल होया करता, जो भी फसल उगेगी उसका 1/3 हिस्सा राजा के पास आएगा। इसने क्या रूल बना दिया? जो भी पैसे इकट्ठे करा, जो भी टैक्स कलेक्ट करता है ना, वो मतलब कि 1/2 का रूल लागू कर दिया, 50% का। जो भी टैक्स इकट्ठा करेगा ना, उसका मतलब कि जो भी फसल हुई है उसका आधा हिस्सा माती देना है। और फसल से ओवर से ना हुआ है, यानी जो ये मेन जो ठेकेदार है, मेन जो जमींदार है, जो ये अमीर आदमी है, ठीक है, यानी इसको रुपए देने ही देने पड़ेंगे हर साल।
जैसे मान लिया कि 100 रुपए की फसल हुई तो इसको 50 रुपए हर साल देने ही देने पड़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, चाहे इसके खेतों के अंदर कुछ हो या ना हो। मतलब ये अपने छोटे छोटे किसानों से काम करवाता था, वहां से टैक्स कलेक्ट करता था, चाहे वहां से इसको चाहे 1 रुपया नाम से सारे घर पर देने पड़े, इस नाथ रुपये देने पड़ेंगे 50%, ये रूल बना दिया। ठीक है, ताकि क्या है, अमीरों को ये गरीब बना सके और गरीब लोगों को ठीक मतलब उस पे ले लेवल के ऊपर। ठीक है, तो इसने क्या थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये दोनों प्रणालियां स्टार्ट करी। ठीक है, पूछी जाती है बाजार नियंत्रण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की भाई। मैं बाजार के ऊपर भी कब्जा कर लूंगा और जो चीजें बांट की जनता के दिला के ऊपर भी कब्जा कर लूंगा। तीसरी जो चीज करी, घोड़ा दागने की प्रथा, यानी घोड़े होया दिन उनको निशान मार जाएगा। ये चीज भी बहुत बार एग्जाम के अंदर, ठीक है, दाग प्रथा किसके समय पर थी, ये अलाउद्दीन खिलजी। दाग का मतलब कैसे होता था, जैसे घोड़ा है तो घोड़े पर कोई निशान मार देते थे, जैसे मान लिया यू है, यू का निशान ऐसे मारना आया करता, तो लोग आज जैसे यू शेप की चीज करके उसने गर्म करके आग के अंदर उसको ऐसे लगा देते थे, तो यहाँ से खाल जल जाती थी, तो यहाँ पर यू छप जाता था, जिसको दाग प्रथा बोलते थे। बेहतरीन घोड़े होते थे ना, युद्ध के अंदर इसको ले जा सकते थे, तो उनके ऊपर निशान छापते थे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे, इसको दाग प्रथा बोलते थे। समझ में आई? ठीक है, तो घोड़ा दागने की प्रथा ये भी इसने स्टार्ट करी थी, घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू करी, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट करी थी। ठीक है जी। चौथी चीज इसने हुलिया, जो अपना हुलिया होया करता, हुलिया लिखवाया। हुलिया लिखवाया कैसे जी, जैसे मान लिया मेरे चेहरे के ऊपर कोई भी निशान है, मान लिया मेरे यहाँ पर तिल है, ठीक, तो मैं बोल दूंगा मोल ऑन राइट फेस, मेरे जैसे आप एसएससी का फॉर्म नहीं भरते उसके अंदर लिखा था आपके शरीर के ऊपर कोई निशान है तो कोई पहचान है तो वो बताओ। ठीक है, तो इसने चेहरा हुलिया मतलब हुलिया लिखवाने की प्रथा भी स्टार्ट करे भाई, बता कि पहचान में आज के लोग मेरे पास ये सैनिक काम करे, उसका कड़ा निशान है, ताकि मैं पहचान उसको भाई ये मेरा ओरिजिनल सैनिक है। ठीक है, तो इसने हुलिया लिखवाने की प्रथा भी शुरू करी। मतलब वो कितना इंटेलिजेंस आ सकता है, इतना पढ़ा लिखा था को नहीं, लेकिन अब आप खुद सोचो, पढ़ाई लिखाई मायने रखती है लेकिन एक लिमिट तक का समझ गए। 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, एक नॉर्मल ज्ञान हो गया, चीजें समझ में आने, पढ़ना लिखना आ गया, उतनी पढ़ाई लिखाई काफी है। अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहो तो, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बोलने लगा, अगर कोई व्यवसाय कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो थोड़ी पढ़ाई काफी है। गवर्नमेंट जॉब करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, 3 लाख इतना पढ़ना पड़ना है। ठीक है, और इसने क्या करे, 3 टाइप के टैक्स भी लगाए थे। 3 टैक्स, ये टैक्स पूछे गए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों टैक्स इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम बाकायदा पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर। एक का नाम था खराज, दूसरा खूम्स और तीसरा जजिया। खराज, खूम्स और जजिया, तीनों के नाम पूछे थे। जजिया तो आप सभी को पता ही है, यानी कि जो गैर मुस्लिम जो लोग होते थे, यानी जो जैसे मेनली हिंदू थे, ठीक है, तो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। आप अपनी धार्मिक यात्रा पे जाओ, अपने भगवान की पूजा करने जाओ तो आपको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। खूम्स क्या होता था, लूट का धन, मतलब मान लो उसने अपने राज्य जाती छूट भी दे रखी थी। मान लिया अगर मेरा कोई भी सैनिक है, मेरा कोई भी सेनापति अगर कहीं से भी कहीं पैसा लूट के लाता है, किसी और देश से, अपने देश से नहीं किसी और देश से अगर लूट के आता है तो उसका 4/5 भाग मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी खुद रख लिए, 4/5 भाग मेरे को देना पड़ेगा। खूम्स, ये भाग भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। खराज क्या होता था, खराज जो मैंने आपको बताया 50% भू राजस्व पूछा जाता है। खराज क्या है, भू राजस्व है, और भू राजस्व कितना लेता था ये, 1/2 बोल लो या फिर इसको 50% बोल लो। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, जो मेन जो जमींदार है या जो मेन जो टैक्स कलेक्टर है उसके ऊपर लगा देता था ये, तेरे को देना ही देना पड़ेगा, चाहे खेत में फसल हो चाहे ना हो, तेरे को किसानों से इकट्ठे करके मेरे को पैसे देने चाहिए, तो अपनी गोद से भर, ठीक है, लेकिन देने जरूर पड़ेंगे। ठीक है, इसने भूमि को मपवाना भी शुरू किया भाई। पहली बार इसने भूमि नापनी स्टार्ट करी, पहले भूमि को कोई नापता नहीं था भाई, इतने गज का प्लॉट है, इतने बीघा जमीन है, इतने खेत हमारे पास, इतने एकड़ का, ये चीजें नहीं थी। तो इसने जमीन को मपवाना शुरू किया, और जो यूनिट थी उसको बोलते थे विस्वा, भाई इतने विस्वा जमीन, इतने विस्वा भूमि। ठीक है, हाँ, इसने जमीन को मापने के लिए विस्वा पद्धति शुरू करी। विस्वा जमीन को मापने की यूनिट होती है, जैसे अभी नहीं होता भाई, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ उस टाइप से मतलब की यूनिट थी, विस्वा पद्धति शुरू की। ये भी इसकी एक खास बात थी, विस्वा पद्धति जमीन को नापना शुरू किया। सिक्का पर तारीख लिखनी शुरू करती भाई, यो सिक्का है, यो इस सन में छपया है, साल लिखा करता, नो नहीं भाई नो तारीख का, आज की तारीख लिखी थी, साल भाई कौन सा चला है, 1205 चल रहा है तो यो साल लिख दिया। ठीक है, यानी कि सिक्कों पर तारीख लिखनी शुरू कर दी, सिक्कों पर तारीख लिखनी शुरू की। तो ये भी इसने एक मेन अभियान चलाया था, मतलब ये इसके द्वारा कुछ काम किए गए थे जो कि एग्जामिनर पूछता बकाया था। बिल्कुल पूछे गए हैं, आपको अगर ये लग रहा है ना नहीं पूछे गए तो आप प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना, आपको पता लग जाए कि हाँ पूछे गए या नहीं पूछे गए, पूछी गई ये चीजें, बिल्कुल बिल्कुल, यस। हाँ, इसके अलावा इसने शराब के ऊपर भी रोक लगाई थी, डाक प्रथा भी शुरू करी थी। चीजें बिल्कुल कहां पर लिखूं, अगले पेज पे लिख दूं। इसने क्या थी, शराब के ऊपर भी इसने रोक लगा दी थी, पूरी तरीके से बैन कर दी थी शराब। अगर कोई भी शराब पीता हुआ मिलता तो सीधा मौत के घाट था, शराब पर रोक लगा दी थी, रोक लगा दी थी। ठीक है, इसने 2 गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, मतलब 2 टाइप के स्पाई नियुक्त करे, एक का नाम था गुप्तचर, दूसरे का नाम था बेदी। गुप्तचर को बोलते थे इनकी भाषा के अंदर बहीर्द, मतलब ब्रीद। ठीक है, और जो बेदी होता है उसको बोलते थे मुनिहियो। अब जो ब्रीद होता है उसको तो सबको होता है ये ब्रीद है, बेदी का मतलब घर का बेदी लंका टाइप, मतलब इन्हें नियुक्त कर दिया। जैसे मान लिया मैं मान लिया गांव का बड़ा सेठ हूँ, आज से रुपयाड़ा हूँ, और के मेरा घर में तो मेरा भाई मेरी बहन या कोई भी व्यक्ति वो एक मेरा इसका बेदी हो, और वो सूचना दे देवा है कि सुल्तान आज तो भाई मेरा भाई ना है, पार्टी करी थी रात में दारू पार्टी। ठीक है, तो सुल्तान का दिन जितने बुला लिया, दारू पार्टी करी, बैन लगा रखा, नेट काट दिया जितने, इतने सख्त रूल थे।
अपने देख में चिरा में गुटखा बिकी जा, दारू बिकी जा, पियो दबा के पियो, क्यों सरकारी पास टैक्स आने लग रहा है, ठीक है, पियो दबा के पियो, ठीक है। यानी क्या हुआ, शराब के ऊपर इसने रोक लगा दी थी। और दूसरी चीज क्या, डाक प्रथा, जो ये पोस्ट मतलब ये चीजें चलती थी पोस्ट वाली, ठीक है, डाक प्रथा की शुरुआत भी इसने करी, लेटर भेजने की, ठीक है, डाक प्रथा की शुरुआत भी किसने की थी, इसने की थी। तो ये इसने कुछ मेन काम करे थे, ठीक है, इतने ही मेन काम आपको याद रखने हैं। इसके द्वारा कौन कौन से मेन काम किए थे, यही किए गए थे जी, ठीक है जी। अब इसने कुछ विभाग भी बनाए थे, 4 विभाग बनाए, सिर्फ विभाग और पढ़ लो बस क्लास पूरी हो जाएगी। विभाग इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं पिछले सालों के अंदर, ठीक है। सैन्य विभाग कौन सा था, यो विभाग कौन सा था, पैसे वाला विभाग कौन सा, पूछे गए हैं। तो वित्त विभाग यानी पैसे वाला विभाग, उसको क्या बोलते हैं, दीवान ए वितारत, ठीक है, सॉरी वितारत नहीं विजारत, ठीक है। कैसे रखोगे, विजारत में वजीर, वजीर के पास ही क्या था, मेन पैसे का डिपार्टमेंट होता था, यानी वित्त विभाग। वित्त विभाग को क्या बोलते थे, दीवान ए विजारत, ठीक है, याद रखना। विजारत से बड़े वजीर, वजीर के पास क्या असली वित्त यानी खजाना होता था, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास सैन्य विभाग, ये नाम पूछाते हैं विभागों के। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था, तो अपने नाम पढ़ रखे तो आप बता दो, वरना देखते रहोगे पेपर के अंदर मोबाइल। तो सैन्य विभाग को किस नाम से, दीवान ए आरित के नाम से जानते थे, दीवान ए आरित, आरित ऐसे याद रख लो। सेना के अंदर जो भी जीत के आते थे उनकी आरती उतारते थे, ये ट्रिक है याद करने की। विदेश विभाग को दीवान, क्या हुआ, एक सेकंड कुछ आ गया, 1 मिनट होना, क्या हुआ, 1/, क्या कहा, कुछ आ रहा था ना, RRB NTPC एग्जाम का, अरे पहले दे दो, लिपटने दो, हाँ, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास विदेश विभाग। विदेश विभाग को किस नाम से जाना जाता था, दीवान ए रसालत, रसालत से बन गया, अभी आपको दिखाता हूं, दीवान ए रसालत, विदेशों से जो रस आता है, ठीक है, यानी दीवान ए रसालत, इसको इस नाम से जाना जाता था। चौथा दबा हमारे पास बाजार नियंत्रण, बाजार को कंट्रोल में रखना है, ठीक है, तो इसके लिए भी एक बंदा स्पेशल नियुक्त कर दिया, जिसका नाम, जो इस विभाग का नाम है दीवान ए रियासत। भाई इस रियासत का जो पूरा बाजार उसको तुमने कंट्रोल करना है, दीवान ए रियासत। मतलब पहली बार ये विभागों वाला सिस्टम स्टार्ट होता है, इससे पहले किसी ने ऐसे डिपार्टमेंट नहीं, वर्तमान में नहीं है। फूड सप्लाई का अलग डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स का अलग डिपार्टमेंट हो गया, आगे पटवारियों का अलग डिपार्टमेंट है, कलर का अलग डिपार्टमेंट है, स्कूल डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट अलग, उसी टाइप से इसने डिपार्टमेंट बनाए थे पहली बार। इससे पहले किसी ने कोई ये डिपार्टमेंट वगैरह नहीं बनाए थे, ठीक है। एक और पूछा था सराय ए अदल, एग्जाम के अंदर बोला गया है कि अलाउद्दीन प्रीवियस के अंदर आए CHSL के अंदर कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जो कपड़ा बाजार होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, सराय ए अदल। इंपॉर्टेंट याद रखना, सराय ए अदल बहुत इंपॉर्टेंट है ये CHSL के अंदर भी आया है और CPO के अंदर भी पूछा गया था, सराय ए। सर आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से दिन में